मेरे पास पैसे हैं, मैं एकदम लगाऊंगा और मैं भी करोड़ कमाना शुरू कर दूंगा, ऐसे नहीं होता। ये एक नॉलेज बेस्ड थिंग है, लर्निंग बेस्ड थिंग है। कई लोग सिर्फ पैसे के बलबूते पे इस फील्ड में आ जाते हैं और बाद में वो इसको छोड़ जाते हैं, जी नहीं जी बेकार है। ऐसे नहीं है। मैंने पहले कहा कि इसके लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है शौक़। अगर आपको शौक़ नहीं है, आप कभी इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अगर पैर आपका ठीक तरीके से चल रहा है तो हम 3 से 7 तक क्लचेस लोग ले लेते हैं। भाई आप एक दफ़ा सस्ता बर्ड ले लेंगे, फिर आप उसकी मुसलसल क्वालिटी इंप्रूव करने में, उसकी ब्रीड इंप्रूव करने में लगे रहेंगे। आप एक दफ़ा कम पैसे खर्चेंगे और फिर उन कम पैसों को सही करने के लिए मज़ीद ज़्यादा पैसे खर्चेंगे। कि जिन बच्चों की या जो पेरेंट्स प्लकिंग कर रहे हैं, आप एलोवेरा अगर उन बर्ड्स बच्चों की कमर पे या जिस जगह से प्लकिंग हो रही है, अगर आप वो उसको लगा दें तो बर्ड नॉर्मली छोड़ जाता है। जब मैं कोई बर्ड लेके आता हूँ तो नॉर्मली मैंने देखा, आप अकेला बर्ड अगर क्वारंटाइन करते हैं तो वो समटाइम्स स्ट्रेस में आ जाता है। तो ऐसी हैंस को हम नॉर्मली क्या करते हैं, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं उसको फ्लाइट दे देता हूँ और ऐसी हैन का मैं तमाम किस्म का सॉफ्ट फूड बंद कर देता हूँ। नॉर्मली हैंस जो हमारी एग बाइंड होती हैं वो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। बच्चे का आप कलर देखें, बच्चा जब पैदा होता है, हेल्दी बच्चा हमेशा पिंकिश होगा, रेडिश होगा। अगर आपने किसी पेयर की मीटिंग नहीं देखी तो उस पर मेल पे अनफर्टिलिटी का लेबल मत लगाएं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरर्स। आज हम आए हैं लाहौर में आपको विज़िट करवाने के लिए खुर्रम इकबाल भाई का लव बर्ड का सेटअप। खुर्रम इकबाल भाई माशाल्लाह से पिछले साल से लव बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं। इनके पास माशाल्लाह से 100+ पेयर अवेलेबल लव बर्ड के डिफरेंट म्यूटेशन में। आए खुर्रम इकबाल भाई से बात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खुर्रम भाई, सबसे पहले आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है जी। तो सबसे पहले शुक्रिया का खुर्रम भाई, आपने टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे आने के लिए कहा और इंटरव्यू करने के लिए कहा, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। खुर्रम भाई सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप लव बर्ड की हॉबी में या बर्ड्स की हॉबी में किस तरह आए? देखें जी, ये शौक़ तो बचपन से ही होता है मोस्टली लोगों को। मुझे भी था बचपन से और मैं इंग्लैंड पढ़ने चला गया था, वहाँ से एमएससी की तो मैं 2005-6 में वापस आया था। तो उसके बाद ये शौक़ थोड़ा थोड़ा दोबारा जागा, तो 2006 में मैंने बर्ड रखने शुरू किए और फिर 2007 में मैं एग्जीबिशन बाजीगर की हॉबी में आया और तकरीबन मैंने कोई 8-9 साल जो है एग्जीबिशन बाजी की हॉबी में रहा हूँ। फिर 2015 से मैंने लव बर्ड्स जो हैं वो रखने शुरू किए और अब माशाल्लाह लव बर्ड में 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। डिफरेंट म्यूटेशंस हैं, 100+ पेयर्स हैं मेरे पास और तकरीबन सभी म्यूटेशंस मेरे पास अल्लाह का शुक्र हैं और अच्छी ब्रीड कर रही हैं और एक अच्छा शौक़ है, अच्छा टाइम गुजरता है और पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग इसमें काफ़ी आ गए हैं, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। बिल्कुल माशाल्लाह। तो खुर्रम भाई, जब आपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी, हैवी इन्वेस्टमेंट कितनी की थी फर्स्ट? बेसिकली तो ये स्टार्ट लिया था मैंने अल्बाइनो से, क्योंकि उस वक्त कमर्शियलिज्म नहीं था मेरे जहन में। अल्बाइनो एक खूबसूरत बर्ड था, लाल आंख थी, मुझे अच्छा लगता था, तो उसके मैंने 2-3 पेयर्स लिए थे। वहाँ से बढ़ते बढ़ते जब इसकी म्यूटेशंस आनी शुरू हुई तो फिर म्यूटेशन में एक्सपेंसिव म्यूटेशंस में गए, जैसे फेलोज़ में गए, फिर पार ब्लू ऑपलाइन फेलोज़ में गए और इसी तरह तकरीबन कोई फिर डन फेलोज़ में गए। अभी तक जो इसकी सबसे एक्सपेंसिव म्यूटेशन जो हम लोगों ने ख़रीदी थी या मैंने ख़रीदी थी तकरीबन 1.5 साल 2 साल पहले, वो डन फेलो थी। तकरीबन 10-12 लाख रुपए का पीस था जो पार ब्लू ऑपलाइन डन फेलो का था। जो लोग इस हॉबी में हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं कि उस वक्त वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। अब वो थोड़ी इम्पोर्ट की वजह से थोड़ा कम भी हो गया उसके रेट, बट स्टिल इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। ठीक, तो खुर्रम भाई माशाल्लाह 7 साल से बर्ड्स की ब्रीड करवा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आपके मुताबिक कैसा बिजनेस है बर्ड्स का? देखें जी, बहुत अच्छा है, कमर्शियलिज्म इसका बहुत अच्छा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बर्ड को पहले सीखें, एकदम ये मत देखें कि अगर ये 10 लाख रुपया महीना कमा रहा है या इसने करोड़ के बर्ड बेच लिए हैं तो मैं भी, मेरे पास पैसे हैं, मैं एकदम लगाऊंगा और मैं भी करोड़ कमाना शुरू कर दूंगा, ऐसे नहीं होता। ये एक नॉलेज बेस्ड थिंग है, लर्निंग बेस्ड थिंग है। आप 2-3-4 पेड़ से स्टार्ट करें, बर्ड को समझें, बर्ड को रखना कैसे है। ये इस तरह का पेशेंस वाला काम है। ऐसे नहीं है कि आप किसी के घर से एक पेड़ उठा के लाएंगे, उसको बॉक्स देंगे और वो ब्रीड करना शुरू कर देगा। आपको बर्ड को समझना पड़ता है, उसकी हैबिट्स को देखना पड़ता है, उसका उठना बैठना देखना पड़ता है। कई लोग सिर्फ पैसे के बलबूते पे इस फील्ड में आ जाते हैं और बाद में वो इसको छोड़ जाते हैं, जी नहीं जी बेकार है। ऐसे नहीं है। मैंने पहले कहा कि इसके लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है शौक़। अगर आपको शौक़ नहीं है, आप कभी इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अपना शौक़ करें। कमर्शियलिज्म वक्त के साथ आएगा, जब आपको बर्ड ब्रीड करना आ जाएगा, आपको बर्ड रखना आ जाएगा, आप बर्ड को समझना शुरू कर देंगे, आप ख़ुद ब खुद हैवी म्यूटेशन में जाएंगे
और कमर्शियल कर लेंगे इस चीज़ इंशाल्लाह। तो खुरम भाई, बर्ड्स में इशू आ रहा था कि बर्ड्स प्लकिंग कर रहे होते हैं ना, बच्चे की प्लकिंग कर रहे हैं, तो इसका क्या वजह क्या होती है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखें जी, कुछ बर्ड्स की ये हैबिट होती है, कुछ बर्ड्स में वाइटामिन की और कैल्शियम्स की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से वो करते हैं, और कुछ हैबिचुअल बर्ड्स होते हैं उनको हर वक्त कुछ ना कुछ, लव बर्ड की आदत है कि ये कुछ बॉक्सेस को, ये तीलों को, इन चीज़ों को करता रहता है, लेकिन मोस्टली जो अपने बच्चों की फैदर प्लकिंग करते हैं वो इस वजह से करते हैं कि उनमें कैल्शियम की, वाइटामिन की कुछ डेफिशिएंसी होती है। तो अगर आप उस डेफिशिएंसी को पूरा करें सप्लीमेंट्स के थ्रू, नेचुरल फूड के थ्रू, तो वो इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं। उसके अलावा और भी इसके तरीके हैं, बहुत सारी लोगों ने कुछ रेमेडीज़ बनाई हुई हैं, हर्बल रेमेडीज़ हैं। एलोवेरा जो है अक्सर ये मैं यूज़ करता हूँ और मुझे इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि जिन बच्चों की या जो पेरेंट्स प्लकिंग कर रहे हैं, आप एलोवेरा अगर उन बच्चों की कमर पे या जिस जगह से प्लकिंग हो रही है, अगर आप वो उसको लगा दें तो बर्ड नॉर्मली छोड़ जाता है। मैंने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट की और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। एलोवेरा की जो जेल होती है वो लगाएं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। खुरम भाई, एक है कि एक मेल को 2 से 3 फीमेल के साथ बाउंड करते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, बाउंड कैसे करें और उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आ सकती हैं उसमें? देखिए, मैंने पहले मेरे जहन में भी सवाल आता था कि लोग जब कहते हैं तो ये किस तरह कर लेते हैं, क्योंकि एक लर्निंग है, नई नई चीज़ें हैं। तो मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, मैं हमेशा जब अपनी ब्रीडिंग सीज़न के स्टार्ट में पेयरिंग स्टार्ट करता हूँ और मेरे जहन में होता है कि मैंने इस मेल को मैंने इन 2-3 फीमेल्स के साथ यूज़ करना है, तो मैं उस मेल को ऐसे केज में रखता हूँ कि पहले वो एक सेंटर वाले में, वो मेल सेंटर में है और जो नेक्स्ट 2 फीमेल्स उसके साथ मैंने लगानी है, एक उसके राइट साइड पे किसी के साथ पेयर हुई होगी या नहीं हुई होगी, या उसके लेफ़्ट साइड पे हुई होगी, वो फीमेल्स में उसके राइट और लेफ़्ट पे रखता हूँ। एक फ़ीमेल के साथ वो ब्रीड कर रहा होता है, ठीक है, ताकि वो उसके साथ रहें, उसको जाने पहचाने उस मेल को, और जब आप उसको उसके साथ छोड़ें तो उनके साथ कोई इशू ना हो। तो उस मेल को मैं इस तरह प्रिपेयर करता हूँ कि उसके इर्द गिर्द वो दोनों फीमेल्स होती हैं जिनके साथ उसको बाद में यूज़ करना होता है। जब उसकी फ़ीमेल लेइंग कर देती है तो मैं उस मेल को उस फीमेल के साथ छोड़ देता हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ का मैं ख्याल रखता हूँ कि उस मेल को मैं उस हैन के केज में नहीं छोड़ता, क्योंकि लव बर्ड में हैन टेरिटोरियल्स होती हैं, ये ईजीली अगर पहले से किसी केज में रह रही हैं तो किसी दूसरे बर्ड को अपने केज में एक्सेप्ट नहीं करती ईजीली। तो मैं उस हैन को और उस मेल को उठा के किसी दूसरे केज में छोड़ देता हूँ। जब वो उसके साथ लेइंग कर लेता है तो फिर मैं उस मेल को निकालता हूँ और मैं उसको उसी तीसरी हैन के साथ जो पहले उसके केज के साथ वाले केज में थी, उसमें उन दोनों को उठा के किसी और केज में छोड़ देता हूँ। इससे टाइम की बहुत बचत होती है। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मेल्स और हैंस बड़ी जल्दी एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो जाते हैं। तो इस तरह मैंने 2-3 मेल्स जो हैं वो यूज़ किए हैं और मुझे बड़ा फ़ायदा रहा इससे। ठीक। तो खुरम भाई, कितनी एज का मेल परफेक्ट रहता है इस 2 से 3 फीमेल के साथ बॉन्ड करने के लिए? देखिए, गोरे तो ये कहते हैं कि आपकी हैन कम से कम जो है वो 18 माह की और मेल आपका कम से कम 15 माह का होना चाहिए जब ब्रीड आप स्टार्ट करें, क्योंकि जितना मेच्योर मेल या मेच्योर फीमेल होगी वो अच्छी ब्रीड देगी। तो आइडियल है कि 15 से 18 माह का मेल हो और 18 से 22 माह की हैन हो। तो इसको आप ब्रीडिंग सीजन में शुरू करवाएंगे तो ये बहुत जल्दी बॉन्ड भी करेंगे और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, फर्टिलिटी भी काफ़ी होगी। तो खुरम भाई, क्या हर मेल को 2 से 3 फीमेल के साथ राउंड करवा सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक मेल इसमें होते हैं? देखिए, ये आपकी टोटल रिक्वायरमेंट पे और आपकी म्यूटेशंस की वर्किंग पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, आप आगे किस मेल को किसके साथ करना चाह रहे हैं, आप हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर लेना चाह रहे हैं, फ्यूचर में आप इनके बच्चों को आपस में ब्रीड कराना चाह रहे हैं। ये टोटली हर ब्रीडर की अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि वो आगे फ्यूचर में किस चीज़ पे वर्किंग करना चाह रहा है। अगर उसके पास ऐसी फीमेल्स हैं जिनसे एक मेल के साथ वो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है तो वाई नॉट, ही शुड डू इट। तो खुरम भाई, लव बर्ड एक साल में कितने क्लच करते हैं, क्लच में कितने बच्चे तकरीबन आ जाते हैं? देखिए जी, ये वेरी करता है। द प्रॉब्लम इज़ कि अगर तो आप नेचुरल तरीके से चलेंगे तो बेस्ट है कि उसको 3 क्लच से ज़्यादा ना दें, और ये आपकी डाइट पे डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है, और आपकी हैन जो है वो 4 से 6 से 7 से 8 अंडे भी दे देती हैं। और अगर आपकी बर्ड्स की एज पूरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो आपका जो है बर्ड वो फर्टिलिटी भी अच्छी देगा। आपके 3 से 5, 6, 7 तक भी बच्चे आ जाते हैं क्लच के अंदर, और आप 3 क्लचेस में बड़े आराम से अगर सब कुछ ठीक चले तो 12 से 15 बच्चे इजीली ले सकते हैं। लेकिन इसका एक और तरीका भी है, बहुत सारे दोस्त करते हैं, मैं भी करता हूँ, कि अगर कुछ पेयर्स ऐसे हैं जिन पे मेरी बहुत डिपेंडेंसी है या मैं चाहता हूँ कि मैं इनके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लूँ, तो उसका एक और तरीका है कि हम इनके एग्स फॉस्टर कर देते हैं। एग्स फॉस्टर करने का तरीका ये है कि जब भी कोई हैन उस मेल के साथ लेइंग करती है, वो पेयर लेइंग करता है, जैसे ही उसकी लेइंग कंप्लीट होती है 5, 6, 7 अंडों की,
तो हम वो अंडे उठाते हैं और उसी के साथ उन्हीं बराबर डेट्स में आए हुए किसी दूसरे फॉस्टर पेयर के नीचे रख देते हैं। इस तरीके से इट टोटल डिपेंड्स ऑन द पेयर। अगर पेयर आपका ठीक तरीके से चल रहा है तो हम 3 से 7 तक क्लचेस लोग ले लेते हैं। 6 भी आ जाते हैं, 5 भी आ जाते हैं, 7 भी आ जाते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पेयर कि अगर वो एक दफ़ा अंडे उठाने के बाद कितनी जल्दी हैन दोबारा लेइंग पे आती है और मेल उसको कितनी जल्दी फर्टाइल करता है। तो खुर्रम भाई अर्निंग कितनी कर सकते हैं इस हॉबी से लव बर्ड? देखें, इसके 2 एस्पेक्ट हैं अर्निंग के, जो मैं अभी तक 7-8 साल में इस हॉबी को समझाऊँ। इस हॉबी को आप लव बर्ड को कमर्शियलिज्म में आप 2 चीज़ों में डिवाइड करें। एक कमर्शियल बर्ड है, एक म्यूटेशन का बर्ड है। कमर्शियल बर्ड वो है जैसे जिसमें अल्बाइनो, क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनोस ब्लैक आइज, प्लेस्टेलिनो, पार्ब्लू इनो, ये वो बर्ड हैं जिनकी एक तो प्राइस भी उतनी ज़्यादा नहीं है और ये हर वक्त डिमांड में रहते हैं। तो लोग इनकी तरफ, लोगों की रेंज में भी आते हैं, तो लोग इनको, एक खूबसूरत बर्ड भी है रेड आइज़ में, और लोग इनकी तरफ ज़्यादा आते हैं। तो आप इनके जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पेयर लगा लेंगे, कभी आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास रेड आइज़ रुक गया है या मेरा रेड आइज़ बिक नहीं रहा। म्यूटेशन की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। म्यूटेशन एक वर्किंग और क्वालिटी वाला बर्ड है। अल्बाइनो वाइट है, रेड आई है, हाँ साइज़ वेरी कर सकता है, किसी ब्रीडर की लाइन अच्छी है तो उसके साइज़ अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इन जनरली ये 80-90% एक जैसे ही बर्ड होते हैं। म्यूटेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बर्ड क्योंकि उसने शो में जाना होता है, लोग उसका स्टांस देखते हैं, उसकी फेदर लेंथ देखते हैं, उसकी राउंड बीक देखते हैं, राउंड हेड देखते हैं, ब्रॉड शोल्डर्स देखते हैं, उसमें लाइन बहुत मैटर करती है। अगर आपके पास अच्छी लाइन है, क्वालिटी का बर्ड है, तो आपका बर्ड बिकेगा, आप उससे अच्छे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो एक वर्किंग वाली चीज़ है। तो कमर्शियल साइड वो चलती रहती है। म्यूटेशन जो है वो एक कंटिन्यूस वर्किंग है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है। आप उस पर काम करें, अगर आपके पास क्वालिटी है तो आपका बर्ड ज़रूर बिकेगा। तो खुर्रम भाई, अगर हम किसी दूसरे सिटी से बर्ड मंगवा रहे हैं, मिसाल के तौर पर कराची का इन्वायरमेंट सेपरेट है, लाहौर का सेपरेट, तो हम उस बर्ड की केयर किस तरह करेंगे? देखिए, पहली तो चीज़ ये है कि आप जब भी कराची या किसी भी दूसरे शहर या किसी भी दूसरे ब्रीडर से भी बर्ड लेते हैं, इवन आपके अपने सिटी के अंदर, मैं हमेशा कहता हूँ कि बर्ड को कभी भी स्ट्रेट अवे अपने शेड में मत लेके जाएं। सबसे पहले बर्ड लेने के लिए आप ये देखें, लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, सस्ता बर्ड देखते हैं म्यूटेशंस के अंदर स्पेशली। मैं हमेशा अपने जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, दोस्त यार हैं, मैं सबसे कहता हूँ जो स्पेशली न्यू फैंसियर्स हैं, भाई आप एक दफ़ा सस्ता बर्ड ले लेंगे, फिर आप उसकी मुसलसल क्वालिटी इंप्रूव करने में, उसकी ब्रीड इंप्रूव करने में लगे रहेंगे। आप एक दफ़ा कम पैसे खर्चेंगे और फिर उन कम पैसों को सही करने के लिए मज़ीद ज़्यादा पैसे खर्चेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप थोड़े पैसे जमा करके एक अच्छी चीज़ लें, एक अच्छे ब्रीडर से लें, एक अच्छी लाइन का बर्ड लें, किसी से भी लें, कहीं से भी लें। मैं इवन ये भी कहता हूँ कि अगर आप शिपमेंट से भी बर्ड लेते हैं तो बर्ड की क्वालिटी देखें, सिर्फ उसके सस्ते होने को ना देखें। अगर बर्ड क्वालिटी में पूरा नहीं है तो बर्ड को मत लें। वो बर्ड आके आपके फ्लॉक में जब एंटर होगा तो आपके पुराने वाले बर्ड्स को भी ख़राब करेगा। बच्चे उस क्वालिटी के नहीं आएंगे जिस क्वालिटी को आप शो में लेके जाना चाह रहे हैं, प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। ऑलवेज गो फॉर द क्वालिटी। इफ़ यू डोंट गो फॉर द क्वालिटी यू विल रूइन योर शेड, सिंपल इज़ दैट। तो मेन चीज़ क्वालिटी है, ब्रीड है, और उसके लिए आपको स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए कि जो बर्ड्स मैंने लेने हैं उनके पॉइंट्स कौन कौन से हैं, स्टैंडर्ड्स किस लेवल के हैं, फिर बर्ड बाय करने के लिए जाएँ। और जब आप बर्ड को ले लेते हैं तो उसको क्वारंटाइन करें। क्वारंटाइन करने का तरीकाकार ये है कि आप उस बर्ड को लाएं, किसी सेपरेट केज में रखें और उस केज को अपनी एवरी से किसी दूसरे कमरे में कहीं दूर रखें, एटलीस्ट फॉर 3 वीक्स। लोग महीना भी करते हैं, 1.5 महीना भी करते हैं, मैं कम से कम 3 वीक रखता हूँ, क्योंकि जब मुझे 3 वीक में अंदाज़ा हो जाता है बर्ड हेल्दी है, इसमें कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं जो इजाफी करता हूँ, जो मैंने की है और मुझे बहुत इससे फ़ायदा हुआ, वो मैं ये करता हूँ कि जब मैं कोई बर्ड लेके आता हूँ तो नॉर्मली मैंने देखा आप अकेला बर्ड अगर क्वारंटाइन करते हैं तो वो समटाइम्स स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि वो दूसरे शहर से, दूसरी जगह से अपनी एवरी को छोड़ के ट्रैवल करके आया होता है और आप उसको क्वारंटाइन अकेला कर देते हैं, वो बर्ड स्ट्रेस में आता है। उस चीज़ को कम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने शेड का कोई लेसर बर्ड जो पैसों वाइज भी और म्यूटेशन वाइज भी हल्की क्वालिटी का बर्ड है, मैं वो बर्ड उठाता हूँ। अगर मेल है तो उसके साथ फीमेल छोड़ देता हूँ, अगर फीमेल है तो उसके साथ मेल छोड़ देता हूँ, उस क्वारंटाइन हुए बर्ड के साथ छोड़ देता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो वो बर्ड स्ट्रेस में नहीं आता, और अगर खुदा न खास्ता वो बर्ड कोई डिज़ीज़ कैरी कर रहा है तो वो फ़ौरन आपके बर्ड को इन्फेक्ट करेगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार, ये इस बर्ड में मसला है। देखने में अपेरेंटली ये ऐसा नहीं लग रहा कि इसको कोई इशू है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ कैरी कर रहा है जिससे ख़ुद तो ये इम्यून हो चुका है, लेकिन दूसरा बर्ड जिसने कभी इस डिज़ीज़ को चेक नहीं किया वो बर्ड बीमार हो जाता है। तो ये एक, अगर
आप इस तरह का तरीका करेंगे, आपको बर्ड का बहुत जल्दी पता लग जाएगा, बजाय इसके कि आप 3 हफ्ते के बाद बर्ड को लेकर जाएं और उस बर्ड को आप दूसरी जगह पे अपने शेड में छोड़ें और फिर कोई वायरस इन्फेक्ट हो। उससे बेहतर है आप बर्ड को क्वारंटाइन करें और अपने शेड का कोई लेसर बर्ड उसके साथ छोड़ दें। आपको हफ्ते 10 दिन में आइडिया हो जाएगा कि वो बर्ड ठीक है या नहीं। तो खुर्रम भाई, हम बर्ड्स की मूवमेंट कैसे पहचानें कि इस टाइम बर्ड ये डिमांड कर रहा है? देखिए, इसके लिए आपको बर्ड को देखना पड़ेगा, आपको अपने शेड में टाइम गुजारना पड़ेगा। अगर आप किसी ख़ास पेयर पे, किसी ख़ास बर्ड पे फोकस कर रहे हैं, थोड़ी देर कुर्सी रखें, उस बर्ड को बैठें। आप अगर बर्ड नॉर्मली मैंने ये देखा है, आप अगर अपने शेड में बहुत ज़्यादा एब्रप्ट मूवमेंट्स करते रहेंगे, आपका बर्ड काम डाउन नहीं होता, सेटल नहीं होता और वो अपनी नॉर्मल रूटीन में नहीं आता। अगर आप किसी बर्ड पे फोकस कर रहे हैं, किसी पेयर पे फोकस कर रहे हैं, थोड़ी दूर जाकर कुर्सी रखें और ख़ामोशी से 10-15 मिनट के लिए बैठ के उसको ऑब्ज़र्व करें। बर्ड अपनी नॉर्मल रूटीन में आएगा, काम डाउन होगा, तो वो आपको खुद ब खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार इस बर्ड में ये कमी है, ये बर्ड फीमेल के पास नहीं जाता, या फीमेल इसके पास आती है तो ये उड़ जाता है, या फीमेल प्रॉपरली अंडों पर नहीं बैठ रही, अंदर नहीं जा रही, मेल उसको तंग कर रहा है या फीमेल मेल को तंग कर रही है। ये सारी हैबिचुअल चीज़ें हैं जो आपको बर्ड पे फोकस करने से पता लगती हैं, एंड दे कम विद द पेशेंस। यू हैव टू सिट डाउन इन योर एवरी, focus on the pair which you want to breed for something, then you will realize what the pair is doing. खुर्रम भाई, सर्दियों में तो हम शेड्यूल करते हैं कि सॉफ्ट फूड ज़्यादा डालते हैं, तो गर्मी में क्या शेड्यूल रखना चाहिए सॉफ्ट फूड का? देखिए, डिफरेंट ब्रीडर्स डिफरेंट चीज़ें करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी गर्मियों में, बरसात के मौसम में, गर्मियों के जो 3-4 महीने आते हैं उसमें सॉफ्ट फूड बंद कर देनी चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि जो गर्मियों के 3-4 महीने आप सॉफ्ट फूड बंद करते हैं ना, आप ये बर्ड के साथ ज़्यादती करते हैं, क्योंकि गर्मियों के 3-4 महीने जैसे ही ख़त्म होते हैं ना, अगस्त लेट, सितंबर अर्ली आता है, हम उनको ब्रीड पे भेज देते हैं। उससे होता क्या है कि बर्ड को हमने ब्रीड के लिए प्रिपेयर नहीं किया होता। बर्ड बेचारा दाने पे ही लगा हुआ है, दाने पे ही लगा हुआ है, और आपने उसको फ़ौरन एक मुश्किल काम के लिए भेज दिया है। फिर वो कोई कच्चे अंडे उतारती है हैन, कोई मेल फर्टाइल नहीं करता, कोई बॉक्स में टाइम नहीं देता। आपके जिस्म में अगर प्रॉपर एनर्जी नहीं होगी एक नई ज़िंदगी प्रोड्यूस करने के लिए, आप उसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर नहीं हुए होंगे, तो आप कभी भी एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे सकते। मैंने हमेशा ये देखा है, सिर्फ जो बरसात आती है, जिन दिनों में बारिशें होती हैं, उन दिनों में मैं सिर्फ ग्रीन बंद करता हूँ। ग्रीन का मतलब है जो ग्रीन सब्ज़ी है, क्योंकि पालक अक्सर पेट लूज़ करती है बर्ड्स का, क्योंकि उसमें आयरन होता है। बरसात में बर्ड्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो आयरन को उस तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो जितना भी ग्रीन फूड है वो मैं सारा बंद कर देता हूँ। गीला दाना जिसमें जौ, गंदम, मकई का दलिया, मोट, मूंग की दाल छिलके वाली, और सोयाबीन और लोबिया, ये मैं देता हूँ भिगो के। इसको मैं जैतून का ऑयल लगा के देता हूँ। उसके अलावा इसमें सप्लीमेंट्स जाते हैं। उसके अलावा इसमें मैंने एक अपना एक ख़ास, अब तो खैर बहुत सारे लोगों ने ये बना लिया, मैंने ये बहुत पहले शुरू किया था। इसमें सौंफ का पाउडर होता है, इसमें गार्लिक का पाउडर होता है, इसमें अजवाइन का पाउडर होता है, और इसमें एक और चीज़ होती है, अलसी का पाउडर होता है। ये मैं सारा इसमें मिक्स करके इनको देता हूँ, और इसके साथ एक एग फूड होती है वो शामिल करता हूँ। ये मेरा सारा साल चलता है, सिवाय गर्मियों में। बरसात के दिनों में ग्रीन्स बंद होते हैं, गाजर चकंदर बंद नहीं होती। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ये रिजीम जो शुरू से मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया है। जैसे ही मैं बर्ड्स को ब्रीडिंग केजेस में छोड़ता हूँ, बर्ड फ़ौरन ब्रीड पे आ जाते हैं। तो हैचिंग ड्यूरेशन कितनी है खुर्रम भाई इनकी लव बर्ड्स की? देखिए जी, हैचिंग नॉर्मली स्टार्ट होती है इनकी 20 से 25 दिन के दौरान। समटाइम बच्चे, मैंने ये भी नोट किया है, 20वें दिन भी बच्चे निकले हैं। अंडा उसी दिन आया है, मैंने उसकी डेट नोट की है, अंडे पे डेट लगाई है, और 20वां दिन था और बच्चा निकल आया। इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी हैन उसको किस तरीके से ब्रूड कर रही है। अगर उसकी ब्रूडिंग अच्छी है, वो अंडों पे प्रॉपर टाइम दे रही है, सही टाइम है, तो 20वें दिन से बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। 21वें दिन भी निकलते हैं, 22वें, 25वें दिन तक। आखिरी अंडा अगर आपका पहले अंडे के 6-7वें दिन आया है, तो वो 27वें, 28वें दिन तक चला जाएगा पूरी हैचिंग साइकिल के। तो नॉर्मली 20 से 22 दिन बच्चा निकल आता है। तो खुर्रम भाई, जो फीमेल है वो एक अंडे के बाद ब्रूडिंग स्टार्ट कर देती है कि अंडे कंप्लीट करने के बाद ब्रूडिंग स्टार्ट करती है? ये फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। कुछ फीमेल्स होती हैं वो एक अंडा दे के बाहर आ जाती हैं, 2 के बाद बाहर आ जाती हैं। कुछ फीमेल्स होती हैं जब तीसरा अंडा आता है तो वो बैठना शुरू करती हैं। कुछ फीमेल्स होती हैं वो पहले अंडे से ही बैठना शुरू कर देती हैं। ये टोटली डिपेंड करता है फीमेल के ऊपर, उसके एक चीज़ कहते हैं हार्मोनल साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। वो कब ये फील करती है कि उसके अंदर वो चीज़ अर्ज उसको हो रही है कि अब मैंने अंडे दिए हैं, मैंने इसको ब्रूड करना है, इसके ऊपर बैठना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द फीमेल।
तो खुरम भाई कुछ फीमेल में चर्बी आ जाती है, वो आती क्यों है और उसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं? देखिए कुछ इंसानों में भी जैसे होता है, कुछ मर्द ख़वातीन बहुत बसियारखोरी की आदत होती है, उनको अच्छा खाना है और खाते ही चले जाना है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने इन परिंदों से इतना कुछ सीखा है, हम में और इनमें सिर्फ अकल का फ़र्क है, वरना सारी चीज़ें ये वही करते हैं जो हम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कहेंगे यार ये तो इंसानों में भी हैं जो ये लोग करते, जो ये बर्ड्स करते हैं। तो कुछ फीमेल्स कुछ मेल्स खुराक के शौकीन होते हैं, वो ज़्यादा खाते हैं। फिर जब आप मोटे हो जाते हैं तो आपका सेक्सुअलिटी की तरफ ध्यान उस तरह से नहीं आता, आपके अंदर चर्बी इतनी हो जाती है कि आपकी ओवरी वीक हो जाती है, या वो छुप जाती है उस लेयर में चर्बी की, वो उस तरह से एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो ऐसी हैंस को हम नॉर्मली क्या करते हैं, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं उसको फ्लाइट दे देता हूँ, और ऐसी हैन का मैं तमाम किस्म का सॉफ्ट फूड बंद कर देता हूँ। उसको सिर्फ सूखे दाने पे, जिसको हम अपना जो नॉर्मल दाना है, सीड पे रखता हूँ, और उसको मैं मुसलसल पानी में सिरका देता हूँ। सिरके से ये होता है जितने टॉक्सिक होते हैं, जितनी दूसरी चर्बियाँ होती हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता घुलनी शुरू हो जाती हैं। ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि एक हफ़्ते के लिए आप हैन को उठाएंगे, उसका सॉफ्ट फूड बंद करेंगे और उसको आप फ्लाइट में छोड़ेंगे, सिरका देंगे। आप ये कम से कम महीना डेढ़ एक हैन ले जाती है। और कोशिश किया करें, व्हाट आई डू इज़ कि जब मैं शेड में आता हूँ और मैंने कोई हैन होती है, मैं एक स्टिक पकड़ के ना उस हैन को ज़बरदस्ती उड़ाता हूँ थोड़ा सा। दिस माइट लुक अ बिट पेनफुल और बिट क्रूअल टू अदर पीपल, लेकिन नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि बीबी तुझे यहाँ बैठने के लिए नहीं मैंने वो भेजा, गो एंड फ्लाई, थोड़ी एक्सरसाइज हो। मैं एक तरफ बैठेगी तो मैं स्टिक उसकी तरफ करूँगा, ये इस तरह मैं उसको 15-20 चक्कर लगवाऊँगा। जब मुझे नज़र आएगा कि अभी हाफ के थक गई है तो फिर मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि खाली अगर वो जाके दाने पे भी जाके फ्लाइट में जाके बैठ के खाती रहेगी तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। ठीक। तो खुरम भाई एग बाइंडेज के मसला क्या होता है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए एग बाइंडिंग का नॉर्मली मसला आता है अगर आप बहुत छोटी एज में कोई हैन ब्रीड करवा लें, उसकी एज पूरी नहीं है, या उसमें कैल्शियम की कमी है। नॉर्मली हैंस जो हमारी एग बाइंड होती हैं वो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। हमारे बहुत सारे ब्रीडर उस तरह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर पाते, तो हैंस में ये इशू आ जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ हैन को कम से कम 12 से 14 महीने का हो लेने दें। हम अनफॉर्चुनेटली कमर्शियलिज्म के चक्कर में 7-7, 6-6 महीने की हैनें भी ब्रीड करवा जाते हैं। तो इंसानी फितरत है, थोड़ा सा इंसान लालच कर जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हैन को कम से कम 10-12 महीने का हो लेने दें, एटलीस्ट 10 महीने का तो हो लेने दें, कि वो थोड़ी सी बॉडी में अपनी जान पकड़ ले। आप ह्यूमंस में देख लें, आप 14-15 साल की अगर लड़की या बच्ची जो है वो बच्चा पैदा करेगी तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। वही अगर एक 22-24 साल की लड़की बच्चा पैदा करेगी तो शी वुड प्रोड्यूस अ हेल्दी बेबी। सेम इज़ द केस विद द फीमेल्स हैंस इन द बर्ड्स। आप यंग बर्ड ब्रीड करवाएंगे, कॉम्प्लिकेशन आएंगी। आप बर्ड को पूरा करें, उसका टाइम पूरा करें, उसको खुराक अच्छी दें, उसकी कैल्शियम डेफिशिएंसी पूरी करें, आपको कभी भी नहीं आएगी एग बाइंडिंग की इशू। तो खुरम भाई माइट्स क्या अफेक्ट करते हैं बर्ड्स पे? माइट्स बहुत अफेक्ट करती हैं जी। माइट्स बहुत सारी किस्म की हैं, 4-5 किस्म की हैं, शेड टू शेड वेरी करती हैं। माइट्स नॉर्मली एक ऐसी चीज़ है जो बर्ड का खून चूसती रहती हैं और मुसलसल चूसती रहती हैं। आपका बर्ड अपेरेंटली आपको बिल्कुल ठीक लग रहा होगा, फ्लाई भी कर रहा है, फीमेल के साथ भी बैठ रहा है, सारा कुछ है, लेकिन अगर आप उसको पकड़ेंगे ना तो आपको महसूस होगा ओह ये तो बहुत वीक हुआ है। वो खाना भी खा रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, लेकिन उसको वो चीज़ लग नहीं रही, और इन दी एंड क्या होगा, आपका बर्ड आहिस्ता आहिस्ता वीक होकर ना नीचे बैठना शुरू कर देगा। और आप कहेंगे यार ये अपेरेंटली बिल्कुल ठीक था, कोई इशू नहीं था, तो इसको हुआ क्या? तो माइट्स का बिल्कुल ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें। मैं साल में 3 दफ़ा अपने शेड को स्प्रे करता हूँ, बॉक्सेस को, केजेस को और बर्ड्स को। सिर्फ सर्दियों के ये 2-3 महीने होते हैं जब मैं इनको स्प्रे नहीं करता, नवंबर से जनवरी तक। मिड फरवरी से मैं फिर एक दफ़ा इनको स्प्रे करता हूँ, जिसमें सागवान है, वाइक्रोन एक्स है और ब्रोमोसेप्ट। मैं ये तीनों चीज़ें मिला के अपने शेड पे बर्तन धोता हूँ, अपने केजेस को करता हूँ, अपने बॉक्सेस को करता हूँ, सब चीज़ों को करता हूँ, ताकि इन चीज़ों से जो है जान छूटी रहे। अक्सर लोग कहते हैं जी कि बच्चा ठीक ठाक था लेकिन मरा हुआ है। बच्चे का आप कलर देखें, बच्चा जब पैदा होता है हेल्दी बच्चा हमेशा पिंकिश होगा, रेडिश होगा। अगर आपको कोई ऐसा बच्चा नज़र आ रहा है जो ज़िंदा तो है, पोटा भी उसका भरा हुआ है, लेकिन वो वाइटिशनेस की तरफ उसकी बॉडी चलेगी, दैट मीन्स उसमें उसका खून कम हो रहा है। खून नॉर्मली कम होता है जब आपको माइट्स आपके बॉक्सेस में होती हैं, वो आपके बच्चे का आहिस्ता आहिस्ता खून चूसती रहती हैं और बच्चा इम्यून होके, वो उसमें इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई होती, तो बच्चा एक्सपायर हो जाता है आपका। तो माइट्स का बिल्कुल ध्यान रखें, शेड की सफाई का बहुत ध्यान रखें। 3 दफ़ा नहीं तो एटलीस्ट कम से कम ब्रीडिंग शुरू होने से पहले और ब्रीडिंग जब ख़त्म होती है अपने बर्ड्स को स्प्रे करें,
अपने बॉक्सेस को स्प्रे करें, अपने केजेस को स्प्रे करें और अपना पूरा शेड जो है उसको डिसइंफेक्ट करें। तो खुरम भाई आपका माशाल्लाह 7 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल के करियर में कोई आपसे लॉस हुआ, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप? वैसे तो मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन को 16-17 साल हो गया बर्ड्स रखने का। एज सच कोई मेजर लॉस तो नहीं हुआ। लॉस एक हुआ है वो अल्लाह की तरफ से, मेरे बर्ड चोरी हुए थे एक दफ़ा, तो वो सभी को पता है कि तकरीबन 3 साल पहले, तो वो काफ़ी मेरा नुकसान हुआ था, लेकिन खैर वो अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह ने मुझे उससे बहुत बेहतर अता कर दिया, शुक्र है उसका अल्लाह की ज़ात का। तो वैसे एज सच मेरे से वो बर्ड की ब्रीडिंग में या उनको बर्ड को कीपिंग में कोई ऐसी चीज़, अल्लाह का करम रहा है मुझ पर हमेशा, कोई मेजर इशू नहीं आया, या मेजर जिसे कहते हैं कभी कोई वायरस नहीं आया, कभी कोई इन्फेक्शन नहीं आया। अल्लाह ने हमेशा करम रखा है और हिफाजत में रखा है मेरे बर्ड। इंशाल्लाह। तो खुरम भाई न्यू पर्सन आ रहा है, स्टार्टअप कहाँ से ले, कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टअप ले वो? देखिए जी, ये वेरी करता है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जो न्यू फैंसियर्स हैं, अगर तो आप अपने ज़हन में रख के लाएं कि आप पहले इससे करना क्या चाह रहे हैं इस हॉबी से। क्या आप टोटली कमर्शियल प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, या आप म्यूटेशन में क्वालिटी में आना चाह रहे हैं, आपने शो में जाना है, पार्टिसिपेट करना है, आपने वो लड़ना है, तो दोनों के एस्पेक्ट डिफरेंट हैं। अगर आपने पहले कभी बर्ड नहीं रखे तो स्ट्रेट अवे हैवी इन्वेस्टमेंट मत करें। आप कहीं से भी जाएं, 2, 3, 4 पेयर बहुत सस्ते से ले लें, 1 साल उनको रखें, उनको ब्रीड कराएं, उन बर्ड को समझें कि बर्ड को रखना कैसे है, उसकी नीड्स क्या हैं, उसको सप्लीमेंट्स कौन से डलते हैं, उनमें क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, बच्चों को कैसे देखा जाता है, बच्चों को कैसे समझा जाता है। आप पहले दिन ही 2 लाख का पेयर ला के रख लेंगे, इत्तेफाक से वो आपके पास ब्रीड भी कर गया, आपको रखना ही ना आया, उसके बच्चे संभालने ही ना आए, आप डिसहार्ट हो जाएंगे। इसलिए आप सबसे सस्ता पेयर जो लव बर्ड्स में है फिशर है, आप 2-4 पेयर फिशर के रख लें, उनको ब्रीड करवाएं, आपको समझ आती है कि हाँ अब मुझे कुछ पता लग गया है, अब मैं कुछ इनको चला सकता हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने कमर्शियल रखना है तो आप अल्बाइनो, क्रीमिनो, डेकिनो, पेस्टलिनो इस पे चले जाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप फेलोज़ की तरफ आएँ, ऑपलाइंस की तरफ आएँ, यूविंग्स की तरफ आएँ, पार्बलो ऑपलाइन फेलोज़ की तरफ आएँ, डाइल्यूट्स की तरफ आएँ। ये हैवी और महंगी म्यूटेशन है, इनके लिए ज़रा हौसला और जिगरा चाहिए, क्योंकि इनके बच्चे ईज़िली बचते नहीं हैं। लोगों को फ़ैलो से हमेशा ये फ़ैलो इसीलिए इन डिमांड रहता है, इसीलिए उसका रेट कांस्टेंट रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, कि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है। आई मीन पैदा होते हैं लेकिन सर्वाइवल बहुत कम है। अगर 10 बच्चे पैदा हुए हैं तो 3 बचते हैं। ये एक अल्लाह का निज़ाम है, वीक ब्लड है, क्या वजह है, लेकिन अभी तक कोई इसको सही तरह जान नहीं सका। तो बस ऐसा ही है कि आप स्टार्ट बिल्कुल छोटे लेवल से करें, इसको समझें, फिर आप कमर्शियल की तरफ आएँ, फिर आप म्यूटेशंस की तरफ आएँ। तो खुरम भाई सम टाइम होता है कुछ पेयर अनफर्टाइल कर रहे होते हैं एग्स वगैरह, तो उनके लिए कितनी देर वेट करना चाहिए कि हम इतने क्लच देखेंगे, उसके बाद अगर ये अनफर्टाइल करेंगे फिर हम इसे निकाल देंगे? नॉर्मली मैं 2 क्लच देखता हूँ, जो मेरी अपनी प्रैक्टिस है, लेकिन उसके लिए भी मुझे ये श्योर करना चाहिए, किसी भी को ये इस चीज़ की एश्योरेंस होनी चाहिए कि वो उसने फीमेल और मेल का क्रॉस देखा है, उनकी मेटिंग देखी है। समटाइम्स होता है मेल ने मेट ही नहीं किया होता, फीमेल हीट पे लेइंग कर जाती है, 2 दफ़ा कर जाती है, 3 दफ़ा कर जाती है, और अक्सर लोग कहते हैं ये मेल अनफर्टाइल है। वो अक्सर ये होता है कि मेल ने मेट ही नहीं किया होता। जब मेल मेट ही नहीं करेगा तो आप उसकी फर्टिलिटी को कैसे जज कर सकते हैं? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम उसमें अक्सर ये होता है कि हम फोर्स्ड पेयरिंग करते हैं। जब आप को ये नज़र आ जाए या आपको नज़र आए कि 2 से 3 क्लच चले गए हैं और फर्टिलिटी नहीं हुई, लेकिन मैंने इसका मेटिंग भी नहीं देखी, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, या उस कोई कैमरे से अपने शेड को फोकस करें, चेक करें कि क्या ये पेयर मेट करता है। अगर पेयर मेट नहीं कर रहा लेकिन आपको नज़र आ रहा है ये लगा हुआ है, बॉन्डेड है, तो मेल उस तरह से फ़ीमेल के साथ इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी फ़ीमेल उस तरह से पसंद नहीं है। हाँ, वो सर खुजा रहे हैं, पास पास बैठे हैं, लेकिन उस तरह से वो उसके साथ अपनी इंटरेक्शन डेवलप नहीं कर पा रहा, आप वो पेयर चेंज कर दें। ऐसे मेल्स के साथ नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, 3-4 डिफरेंट फीमेल्स छोड़ता हूँ, 3-4 डिफरेंट म्यूटेशंस की, ब्लूज़ भी छोड़ता हूँ, ग्रीन्स भी छोड़ता हूँ, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें। आप इसका नाम देखें क्या है, लव बर्ड, प्यार करने वाला परिंदा है ये। बिल्कुल, ये जिसके साथ प्यार करता है, उसके साथ, जिसको ये खुद चूज़ करता है, उसके साथ ये बहुत अच्छा ब्रीड करता है। फोर्स्ड पेयरिंग में अक्सर इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, फीमेल्स हीट पे लेइंग करती जाती हैं, मेल मेट नहीं करता, और हम स्टैंप लगा देते हैं जी मेल अनफर्टाइल है। तो इस चीज़ को फोकस करें, इस चीज़ को गौर से देखें। अगर आपने किसी पेयर की मीटिंग नहीं देखी तो उस पर मेल पे अनफर्टिलिटी का लेबल मत लगाएं। तो खुरम भाई कितनी एज के बच्चे का DNA करवाना चाहिए हमें?
अब तो खैर जो हमारी नई लैब्स हैं वो सारे कहते हैं कि हम ब्लड सैंपल से भी कर लेते हैं, ठीक है। अंडे के छिलके से भी लोग कहते हैं हम कर लेते हैं। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि बर्ड को पूरा हो लेने दें, एटलीस्ट बर्ड 6 वीक्स का हो। इसका लव बर्ड का जो बच्चा है वो तकरीबन 2 से 2.25 महीने का सेल्फ होता है, कम से कम 6 वीक्स का हो। आप बच्चा छोटा होता है, आप उसके फैदर खींचेंगे, अक्सर उनका ब्लड निकल आता है, इनमें खून पहले बड़ा कम होता है, आप उसका फैदर थोड़ा सब्र कर लें, इतनी जल्दबाजी ना करें। आपने बुकिंग की हुई है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, बुकिंग उसी बंदे की है, लेकिन वो भी एक जानदार चीज़ है, थोड़ा सा उसका ख्याल करें, उसको पूरे टाइम का हो लेने दें, 2 महीने का। फिर उसका प्रॉपर तरीके से उसका 3 फैदर चाहिए आपको, एक राइट से, एक लेफ़्ट से और एक टेल से। वो सीखें कैसे निकालने हैं। मैंने लोगों को डीएनए के लिए फैदर निकालते देखा है, बर्ड का बेड़ा ही गर्क कर देते हैं, आप यकीन करें। दुम पकड़ते हैं, ऐसे खींचते हैं, वो 5-5, 6-6 फैदर आ जाते हैं हाथ में। पर लेंगे, पर तोड़ देंगे, बाजू तक टूटी मैंने लोगों की देखी है। अगर आपको ये काम नहीं आता, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो घरों में आते हैं, करते हैं, बुला लें, उनके साथ करवा लें। लेकिन बर्ड को एटलीस्ट 2 महीने का होने दें, उसकी बॉडी पर से कवर हो जाए, पूरे फैदर्स आ जाएं, फिर आप जो है उसका डीएनए के लिए सैंपल लें। ठीक। एंड पे क्या एडवाइस देना चाहेंगे खुर्रम भाई आप? देखिए, एडवाइस में ये देना चाहूँगा कि ये हॉबी बड़ी मज़ेदार है। हमने इसमें बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं, बहुत मज़ा किया है, कर भी रहे हैं, आगे भी आएगा। जो न्यू फेंसियर्स आ रहे हैं वो ये मत देखें जी कि पैसे की तरफ मत जाएं, शौक़ की तरफ पहले जाएं। आपका शौक़ अच्छा होगा, पैसा आपके पास खुद ब खुद आएगा। पैसे को मत देखें कि वो करोड़ कमा रहा है, वो लाखों कमा रहा है तो मैं भी ये कर लूँ। ऐसे करोड़ लाखों नहीं आते। सबसे पहले शौक़ करें, चीज़ को सीखें, चीज़ को समझें, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाएं। अल्लाह ताला आप पे करम करेगा, खुद ब खुद आएंगी चीज़ें आपके पास। चलिए खुर्रम भाई, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा इंटरव्यू पसंद आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो चलाते रहें और सेटअप विजिट करते रहें तो आप हमारे चैनल मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, जिससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँची रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम खुर्रम भाई का कंप्लीट सेटअप विजिट करवाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।